स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी और नीट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड चैप्टर जो है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स, नीट के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ के बारे में और लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और बाकी चीज़ें जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इस चैप्टर के बारे में आपको आखिर में बताऊंगा, तो इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इस द लिविंग वर्ड चैप्टर जो है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइफ के बारे में। लाइफ जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो लाइफ को हम इसको जो हम डिफ़ाइन करते हैं, लाइफ को बोलते हैं, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब लाइफ जो है एक यूनिक, अपने आप में एक अनोखा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है, यानी इसका जो है बहुत कंबाइंड जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लाइफ में। जो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स तरह के होते हैं, बहुत इनका जो स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसके बारे में पढ़ने के लिए और इसके बारे में समझने के लिए सब चीज़ें, तो ये कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो लाइफ जो है ये यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन। तो लाइफ जो है एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, यानी हमारी बॉडी जो बनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है तो वो मॉलिक्यूल से ही बनती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, तरह तरह के मॉलिक्यूल्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, बॉडी के सेल्स में। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ये कुछ केमिकल रिएक्शन, फिज़िकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, और इससे हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ जो रिएक्शन से जो रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रोथ है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी उसका जो हो सकता है उसका स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल हो और धीरे धीरे वो डेवलप होता जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाए, तो ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है, रिस्पॉन्सिवनेस कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, उसके लिए वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स दे रहा होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें अडाप्टेशन और रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। अडाप्टेशन होता है जैसे किसी नए इन्वायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके लिए अपने को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे हम लोग कैमल का एग्जांपल लेते हैं कि कैमल जो है जब डिज़र्ट्स में देखने को मिलते हैं कैमल, तो ये कैमल जो है इस डिज़र्ट्स में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इनके पैर गद्दीदार होते हैं। तो ये जो इनके पैर पे जो एक सैडल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, गद्दी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि ये डिज़र्ट की जो सैंड है तो उसमें आसानी से चल सकते हैं। तो ये एक अडाप्टेशन हमें देखने को मिलती है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिस भी हैबिटाट में वो रह रहा होता है उसके पास उस चीज़ के लिए अडाप्टेशन होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिस तरह से अपनी जनरेशन आगे बढ़ा रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनसे सन और डॉटर बनते हैं, उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, फिर उन ऑफस्प्रिंग्स फिर वो आपस में रिप्रोड्यूस वगैरह करते हैं। तो ऑफस्प्रिंग्स जो है जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो नई जनरेशन बनाते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन चलता रहता है। तो लाइफ है, लाइफ को इसलिए क्या कहा जाता है, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इतनी चीज़ें अगर होंगी तो हम उसको लाइफ कहेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें लाइफ देखने को मिल रही है। इस तरह से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होते हैं, तो इसमें कोई भी लिविंग बींग हो, इसमें हमें डेफिनेट शेप और साइज़ देखने को मिलता है।
यानी उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का अपना एक शेप साइज़ है। काउज वगैरह होते हैं या बुफेलोज होते हैं, काउज होते हैं, मंकीज़ होते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना शेप होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी हर एक लिविंग बीइंग का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, किस तरह के सेल्स होंगे। तो ये सेल्स होंगे और कितने टाइप्स के सेल्स होंगे, कौन से टाइप का सेल होगा, या सिंगल सेल होगा या मल्टी सेल होगा, मतलब एक सेल होगा या ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है लिविंग बीइंग्स में। इसके बाद है ग्रोथ और डेवलपमेंट। लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। कोई लिविंग बीइंग शुरू में जैसे एक चाइल्ड जब उसकी बर्थ होती है तो वो स्मॉल होता है, छोटा सा होता है बहुत। फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है और डेवलप होता रहता है वो धीरे धीरे, और वो जो है ग्रोथ करके एक अडल्ट में, फिर अडल्ट से फिर वो जो है ओल्ड उसमें पर्सन में वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती जाती है। तो ये उस तरह से वो, और साथ साथ में डेवलपमेंट जो है हमें किसी में जो है वो जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम में जो बेबी होता है तो उसमें हमें बेबी में डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। उसमें लिम्स बनते हैं, शुरू में तो नहीं होते हाथ पैर वगैरह बेबीज़ के, तो बाद में उसके हाथ पैर वगैरह बनते हैं, नाक आँख कान सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बन रहे होते हैं, तो इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलता है। तो एक डिफाइनिंग फीचर होता है मेटाबॉलिज्म जो है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ये हमें हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये हमें लगभग हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। ये कुछ फिजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारे या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर चल रही होती हैं, उसकी सेल्स में चल रही होती हैं, और इसके रिजल्ट से ही डिफरेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं लिविंग बीइंग्स में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी विकास। तो ये विकास जो ये बहुत लंबे टाइम में होता है इवोल्यूशन जो है, और इसकी वजह से क्या होता है कि नए नए जो है फीचर्स हमें किसी भी लिविंग बीइंग के देखने को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है, तो अभी हमने बताया कि रिप्रोडक्शन के बारे में कि लिविंग बीइंग जो होता है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की। तो ये लिविंग बीइंग जो होते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके ऑर्गेनिज्म फर्दर आगे और जनरेशन बनाते हैं। तो इस तरह से जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। और रिप्रोडक्शन जो है तो ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है रिपेयर एंड रीजनरेशन, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो होता है, तो होम्योस्टेसिस हमें देखने को मिलता है कि ये लिविंग बीइंग में जो लिविंग बीइंग की एक इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेट होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी जीव है, तो इसमें जो भी उसकी इंटरनल कंडीशंस होती हैं, एक नॉर्मल कंडीशन होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है। इसके बाद है कॉन्शियसनेस। तो लिविंग बीइंग में कॉन्शियसनेस भी होती है, यानी वो रिस्पांस देते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, जो भी चेंजमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा तो उसके लिए वो रिस्पांस देते हैं। जैसे एक सनफ्लावर होता है तो वो सन के डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो एक रिस्पांस एक दे रहा होता है सनलाइट के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है किसी लिविंग बीइंग में। इसके बाद है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन जो है, तो अभी हमने कैमल का एग्जांपल लिया कि कुछ फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में और वो उसको उसके हैबिटेट, उसके जो उसका प्लेस है जहाँ पे वो रहता है, उसमें रहने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए उसके हेल्पफुल होते हैं। ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसके किसी भी लिविंग बीइंग के उसके इन्वायरमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसे हम बोलते हैं अडाप्टेशन। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अभी बताया इवोल्यूशन के बारे में कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिससे किसी भी लिविंग बीइंग के जो कुछ भी फीचर्स हैं वो हमें और ज़्यादा डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद है रिपेयर एंड रीजनरेशन, यानी लिविंग बीइंग में जैसे कोई हमें घाव लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसका रिपेयर चल रहा होता है, एक प्रोसेस चल रहा होता है, कुछ टाइम लगता है, वो चीज़ घाव वगैरह रिपेयर हो जाता है, सही हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग जो होती है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे है तो उसमें एजिंग देखने को मिलती है, यानी लिविंग बीइंग में जो है ये हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के अंदर। तो इसमें एजिंग जो है, तो एजिंग में क्या होता है कि डिफरेंट एक पर्टिकुलर एज होती है किसी भी लिविंग बीइंग की, एक डिफाइंड एज होती है। जैसे 60 ईयर्स 70 ईयर्स, ह्यूमंस में एवरेज एज हमको 60 ईयर देखने को मिलती है। और
इस तरह से कैट में देखने को मिलती है 12 ईयर्स के अराउंड, डॉग में 7 ईयर्स के अराउंड। तो अलग अलग एजेस हमें देखने को मिलती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये एजिंग का प्रोसेस होता है, उसमें कुछ चेंजमेंट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान कोई भी लिविंग बीइंग है तो डेवलप तो होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजमेंट आता रहता है और फंक्शंस धीरे धीरे स्लो डाउन होते रहते हैं, उसके फंक्शन धीरे धीरे धीमे होते रहते हैं या कुछ फंक्शंस डिक्रीज भी होते रहते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज है डेथ। डेथ जो होती है किसी लिविंग बीइंग में हमको डेथ ज़रूर देखने को मिलती है कि लिविंग बीइंग में डेथ होती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी जो मशीनरी या उसका जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, तो उसका जो सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। उसमें जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था, डाइजेशन हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था अब वो काम करना बंद कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं डेथ। इस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग के देखने को मिलते हैं: डेफिनिट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस, कॉन्शियसनेस, अडाप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग, डेथ। ये प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट शेप एंड साइज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें डेफिनिट शेप और साइज देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फस। ठीक है, तो इस वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मॉर्फस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें डेफिनिट शेप और साइज देखने को मिलता है। और नॉन लिविंग मैटर इज टर्म एमॉर्फस, यानी नॉन लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? एमॉर्फस, क्योंकि उनका कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होता। वो जिस शेप में हम उनको कन्वर्ट करना चाहें उनको कर सकते हैं। जैसे वुड है, वुड से अगर स्टूल बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं वुड से स्टूल, वुड एक एमॉर्फस है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन जैसे है तो मॉर्फस है, ये हमें एक ही शेप का देखने को मिलेगा। इसको हम चाहें कि किसी और शेप का बना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ह्यूमंस या कोई भी और लिविंग बीइंग है वो पर्टिकुलर शेप का होता है, उसको हम मॉर्फस बोलते हैं। वो लिविंग बीइंग है और वो पर्टिकुलर शेप का होगा, उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। लिविंग बीइंग्स का शेप हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स का शेप हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंट शेप्स के भी देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक की बॉटल भी बनती है, चेयर भी बनती है और डिफरेंट थिंग्स बनती हैं। तो ये नॉन लिविंग मैटर जो है उनका डिफरेंट शेप हो सकता है, इसलिए हम इसको एमॉर्फस कहते हैं। और लिविंग बीइंग्स को मॉर्फस बोलते हैं क्योंकि इनका एक डेफिनेट शेप होता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग बीइंग को हम ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी चीज़ें उसमें जो भी यूनिट्स हैं, जो भी जिस भी तरह से उसकी बॉडी बनी, जिस मॉलिक्यूल से उसकी बॉडी बनी है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसकी वजह से हम लिविंग बीइंग को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इस जैसे कोई भी लिविंग बीइंग है उसके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलर हो। तो उसमें जैसे सिंगल सेल्ड अगर है तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। एक ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अलग अलग, और जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन की तरह काम करता है, सेल की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा होता है। तो इस तरह से एक ही सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो साथ में काम कर रहे होते हैं। तो एक सेल के अलग अलग पार्ट साथ में काम कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट से जो है सेल के अंदर जो भी लिविंग बीइंग है, जो सिंगल सेल है जिसमें एक ही सेल है, तो वो रिप्रोडक्शन भी शो करता है, रेस्पिरेशन भी शो करता है, हर चीज़ शो कर रहा होता है। इसी तरह से मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। कुछ सेल डाइजेशन का काम करती हैं, कुछ सेल रेस्पिरेशन का। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग तरह से काम कर रही होती है, ग्रुप बना के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से या अलग टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्पफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth is a permanent and irreversible change in the life of a cell, an organ or whole organism, usually accompanied by increase in dry weight, mass and number। तो ग्रोथ जो है ये परमानेंट होती है, यानी ये हमेशा होती रहेगी और इरिवर्सिबल होती है। किसी की अगर ग्रोथ हो गई तो उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। अगर किसी के अंदर किसी तरह की ग्रोथ हो गई तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एक बेबी अगर वो बड़ा हो गया, अब उसको हम वापस से छोटा नहीं कर सकते। कोई प्लांट है वो बड़ा हो गया, अब उसे हम फिर से वापस से सीड नहीं बना सकते, छोटा नहीं कर सकते। तो ये ग्रोथ जो होती है परमानेंट और इरिवर्सिबल है। इसमें
कोई सेल की साइज़ बढ़ सकती है या पूरा ऑर्गन बड़ा हो सकता है। जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं तो उनका हाथ बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं उनका हाथ पैर बड़ा बड़ा होता है। तो ये एक चेंजमेंट आ रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ में। इसके अलावा सेल में सेल डिवीज़न होते हैं, एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर से साइज़ भी बड़ी हुई दिख रही होती है। इसके अलावा डाई मास, डाई वेट, ड्राई वेट, मास एंड नंबर, तो इनमें भी चेंजमेंट आता है, ड्राई वेट में, मास में और नंबर में। और यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो वेट होता है उसके वेट में चेंजमेंट आता है, उसका वेट इंक्रीज़ होता रहता है टाइम टू टाइम, मास बढ़ता रहता है और नंबर भी बढ़ता रहता है। सेल डिवीज़न यानी होते रहते हैं तो सेल्स का नंबर भी बढ़ता रहता है। तो इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में जो होता है, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, अमीबा हो गए, तो इनमें ग्रोथ जो होती है तो ये ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन के इक्वल मानी जाती है। यानी इनमें अगर इनको रिप्रोडक्शन करना होगा अमीबा को या बैक्टीरिया को, तो ये एक बैक्टीरिया या एक अमीबा से दो अमीबा या दो बैक्टीरिया बना लेंगे। यानी एक अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा बना लेगा, या एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना लेगा। इस तरह से बैक्टीरिया में या अमीबा में ग्रोथ होती है, यानी जो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ ये इसी तरह से रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इनको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो ये डिवाइड करके दो सेल बना लेंगे, एक अमीबा से दो अमीबा या एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया। तो इस तरह से इनमें डिवीज़न देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ देखने को मिलती है। अब इसके बाद है इन प्लांट्स, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ इन एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, प्लांट्स में जो है प्लांट्स जो होते हैं तो प्लांट्स में ग्रोथ हमें पूरी लाइफ देखने को मिलती है। यानी प्लांट्स जो हैं वो लगभग जब तक वो सस्टेन करते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रोथ शो कर रहे होते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी अलग अलग तरीके में ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ शो कर रहे होते हैं, लंबाई में लगातार बढ़ते जाते हैं। बहुत पुराने पुराने जो ट्रीज़ आपने देखेंगे तो बहुत लंबे होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल में ग्रोथ जो होती है वो कुछ टाइम तक होती है। जैसे एक बच्चा है वो बड़ा हुआ, जब अडल्ट बना, एडोलसेंस के टाइम पे एज हो रही होती है, टीनेज तक कंप्लीट हो जाती है, 18 या 21 ईयर अप टू 18 ईयर तक जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। 18 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है जो ग्रोथ होती है। तो ये इस टाइम तक ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर उसका हाइट वगैरह नहीं बढ़ती। तो कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसकी एज जो है, ह्यूमन्स की एज 18 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद जनरली हाइट इंक्रीज़ नहीं होती। तो ये हमें एक देखने को मिलता है एनिमल्स में एज का। तो इसी तरह से और लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनमें भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक एज बढ़ रही होती है, उसके बाद उन एज जब बढ़ जाती है तो उसकी हाइट, उन लोग की हाइट बढ़ रही होती है, फिर उस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो एक सर्टेन टाइम तक ही हाइट बढ़ती है एनिमल्स की, और उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। ठीक है, तो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में। जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, सेल डिवीज़न की वजह से भी ग्रोथ हो सकती है। यानी एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाए, दो सेल डिवाइड करके फिर हर एक सेल से दो दो सेल बने, तो इस तरह से एक सेल से 4 सेल बन जाएगी। और फिर 4 सेल से फिर जो है अलग अलग 4 सेल डिवाइड करके दो दो सेल बना दे तो 8 सेल बन जाएंगी। तो इस तरह से एक सेल पहले थी, जिससे अब 2 फिर 4 फिर 8 सेल्स बनती रहती है। तो इसको बोलते हैं हम सेल डिवीज़न। नेक्स्ट है सेल इनलार्जमेंट की ग्रोथ जो होती है, हम उसको सेल इनलार्जमेंट के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक सेल जो है वो इनलार्ज होके, बड़ी होके मल्टीपल सेल बना रही है। इसको हम बोलते हैं सेल इनलार्जमेंट। बहुत सारी सेल एक सेल जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ जब कर जाएगी तो साइज़ में इंक्रीज़ करेगी, यानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा वो अब्जॉर्ब कर, बाहर से इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब कर लेगी, तो सेल इनलार्जमेंट हमको देखने को मिलेगा। साथ ही वो अपने को डायलेट करती जाती है, अपने को इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर लेती है अपने अंदर, और थोड़ा सा फैला लेती है, स्प्रेड कर लेती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल इनलार्जमेंट। इसके बाद है सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, कि सेल में जो है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस रिलीज होती है, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होके या उसके कुछ सब्सटेंस जो है डिवाइड होके फर्दर और नई सेल्स के फॉर्म बना लेते हैं या नए नए सेल्स बना लेते हैं। तो ये सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस जो है, इस तरह से भी हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट और सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, यानी उनके साइटोप्लाज्म वगैरह, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो निकल के जो है टूट के अलग हो जाएगा सेल से, और फिर उसमें फर्दर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं एपोप्लाज्मिक, सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है देयर इज़ 2 टाइप ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ जो हमें 2 तरह की देखने को मिलती है। एक है इंटूससेप्शन और इंटूससेप्शन, जिसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू
एडिशन ऑफ मटीरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। तो एक है इंटूससेप्शन और दूसरा है एक्रीशन। इंटूससेप्शन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इस तरह की ग्रोथ हमें इंटूससेप्शन ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। और ये जो ग्रोथ है इसकी वजह से क्या होगा, ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके या अपने साइज़ में इंक्रीज़ करके इंटरनली इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि ये बाहर से न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब कर रही होती है, मटेरियल को ऐड कर रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और अंदर ही अंदर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अंदर ही अंदर नई नई सेल्स बना रहे होते हैं बॉडी के अंदर, यानी सेल डिवाइड करके उनके अंदर की नई नई सेल्स बनाती हैं। तो ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं इंटूससेप्शन। इस तरह की ग्रोथ जो है अंदर ही अंदर होती रहती है। बाहर से हमें उसमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये ग्रोथ जो है, ये चेंजमेंट जो है उसका उसके अंदर के जो सेल्स हैं उनके डिवीज़न की वजह से हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे इंटूससेप्शन। नेक्स्ट है एक्रीशन। एक्रीशन इस टाइप की ग्रोथ जो होती है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और ये ऊपर से होती है। जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे कूड़े का ढेर जैसे लगाओ, तो कूड़ा पहले थोड़ा सा रहता है, फिर उस पर लोग और डाल के पूरा डाल सकते हैं, तो इस तरह से डालते जाते हैं तो एक ढेर सा लग जाता है। या किसी भी चीज़ का ढेर हो, आटा जब पिसता है तो थोड़ा आटा पहले गिरता है, फिर उस पर और करके इस तरह से उसका आटे का ढेर लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कहीं पे रिवर्स जो होती हैं वो सॉइल लाके डिपॉजिट करती हैं, और वो सब सॉइल डिपॉजिट करती हैं, तो उस सॉइल पे और ज़्यादा सॉइल रिवर्स जो होती हैं सॉइल साथ साथ में ला रही होती हैं माउंटेन्स वगैरह से जहाँ से वो आ रही होती हैं, और वो सॉइल डिपॉजिट करती जाती हैं, तो डेल्टा वगैरह बन जाता है। तो इसी तरह से चीज़ों के इकट्ठा होने से, नॉन लिविंग मटेरियल के एक जगह इकट्ठा होने से, ऊपर ही ऊपर इकट्ठा होने से बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्रीशन, कि जब नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कहीं पे इकट्ठा होने लगती हैं तो एक बहुत बड़ा, जैसे हम एक के ऊपर एक किताबें रखते चले जाएँ तो एक बहुत बड़ा गट्ठर बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं एक्रीशन। तो ये हमें स्टोन्स इस तरह से बनते हैं, क्रिस्टल इस तरह से, क्रिस्टल्स वगैरह जो बन रहे होते हैं, या माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये एक्रीशन की वजह से ही होता है। यानी ऊपर ही ऊपर आके चीज़ें सॉइल वगैरह डिपॉजिट हो रही होती हैं और वो स्टोन या माउंटेन्स बना रही होती हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये जो होता है ये लिविंग बीइंग में देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। हर एक लिविंग बीइंग में हमको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग में नहीं है जिसमें हमें मेटाबॉलिज्म ना देखने को मिले। तो ये इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। दो तरह के हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, डिफाइनिंग और स्पेसिफिक कैरेक्टर केवल लिविंग बीइंग में देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन, ये केवल लिविंग बीइंग में ही होता है, लेकिन जो डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो हमें हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगा। इसको हम जो कहते हैं इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। इसकी जो डेफिनेशन है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। एक सेल में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी जो भी उसके अंदर कोई सेल है या कोई लिविंग बीइंग है उसके अंदर जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और हमें दो तरह के या दो टाइप के मेटाबॉलिज्म देखने को मिलते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो टाइप का देखने को मिलता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। क्योंकि जब भी हमारे अंदर रिएक्शंस चल रही होती हैं तो कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो जब कुछ चीज़ें बन रही होती हैं तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या बिल्डिंग अप रिएक्शंस, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें बन रही होती हैं। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं बनते जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें फोटोसिंथेसिस का, कि एक प्लांट है वो सॉइल से वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है और सनलाइट की प्रेजेंस होती है, यानी डे का टाइम होता है, डे टाइम में दिन के समय तो सनलाइट ले रहा होता है। तो इतनी चीज़ें जब वो ले रहा होता है एक प्लांट, तो वो क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एक रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने लिए फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। उस ग्लूकोज का यूज़ वो खुद भी करता है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी वो यूज़फुल होता है। जब वो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लूकोज जो प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो ये इसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो जो चीज़ें उसने यूज़ की फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, मिनरल का, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल थी। लेकिन जो उससे ग्लूकोज बना, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो एनाबॉलिज्म में हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता हुआ देखने को मिलता है।
इसी तरह से हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये सब एनाबॉलिज्म रिएक्शन के एग्जांपल हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी इसमें बताई जा रही लेक्चर में। और ये हमारा जो है NCERT के कैप्सूल के नाम से एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। हालांकि ये चीज़ें जो है NCERT में इतना डिटेल से नहीं दी हुई हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में इसके बारे में जो है पूछ लिया जाता है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो और एक जो है क्यूरोसिटी भी रहती है स्टूडेंट की कि भाई लिविंग बीइंग के बारे में जानना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो लिविंग बीइंग के बारे में भी थोड़ा सा जानने की क्यूरोसिटी रहती है कि लाइफ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर भी इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एनाबॉलिज्म के बाद है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, यानी चीज़ें टूटती हैं जब, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है हम लोग के अंदर, जैसे हम लोग कोई चीज़ चबाते हैं, खाना खाते हैं, चबाते हैं उसको, तो खाने को जब चबाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा होता है। एक तरह से हम समझ सकते हैं फिजिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, जब वो हमारे सेल के अंदर जाएगा तो सेल जो होता है, जो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होंगे, उसका जो ग्लूकोज वगैरह होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, जब सेल में जाएगा तो सेल फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ेगी छोटी छोटी पार्टिकल्स में। इसलिए हम कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेक डाउन रिएक्शंस। इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, रेस्पिरेशन और डाइजेशन। तो रेस्पिरेशन चल रहा होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज वगैरह टूट रहा होता है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कैटाबॉलिज्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक तरह से। और डाइजेशन में हम कोई चीज़ चबा रहे होते हैं, तो जब चबा रहे होते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा होता है, और इस तरह से ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। तो ये कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं, और एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिविंग बीइंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, तो सेम स्पीशीज़ ही रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में अर्नस्ट मेयर की जो है इसके बारे में जो थ्योरी है स्पीशीज़ वगैरह के बारे में उन्होंने दी है, और रिप्रोडक्शन के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। ये होता क्या है कि जब कोई एक जो लिविंग बीइंग है वो अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, कि कोई लिविंग बीइंग अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तो जैसे तैसे अपना रह के किसी भी तरह से कोई भी जो है अपना वर्क करके, जॉब करके वो अपना लाइफ क्या कर सकता है, अपनी लाइफ जो है पूरी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं उसको रिप्रोड्यूस करना, लेकिन अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है, अर्थ पे अगर लाइफ को सस्टेन करना है यानी बनाए रखना है, तो क्योंकि लाइफ जो होती है सिर्फ हमारे अर्थ प्लैनेट पे ही देखने को मिलती है। अभी तक फ़िलहाल अर्थ प्लैनेट पे ही लाइफ को खोज पाए हम लोग। तो ये लाइफ जो होती है इसका कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसको सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पे से लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। और लिविंग बीइंग के अंदर ही एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बना रहा होता है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स बना रहा होता है। तो नॉन लिविंग बीइंग जनरली रिप्रोडक्शन नहीं करते। जैसे कोई एक चेयर अगर वो रखी हुई है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, उस चेयर से 2 चेयर नहीं बनेंगी। लेकिन अगर कोई एक बैक्टीरिया है तो वो एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना लेगा। अगर कोई 2 कपल्स हैं तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और जो है ऑफस्प्रिंग्स बना लेंगे जो उनके जैसे दिखें, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है। इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है कि लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि हाँ लिविंग बीइंग अलग है और नॉन लिविंग अलग है। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम लोग जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बांधे जिसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, बांधे होते हैं। और तो ये रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है
ठीक है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हनी बीज का जो हनी कॉम होता है तो उसमें भी कुछ वर्कर बीज जो होती हैं तो वो स्टेराइल होती हैं, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रही होती हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जिनमें जो लिविंग बींग है या ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, बट वो लिविंग बींग स्टिल रहते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन जो होता है ये डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फीचर है लाइफ का। नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टेसिस, कि लिविंग बींग में हमें होम्योस्टेसिस देखने को मिलता है। कोई भी लिविंग बींग हो ये होम्योस्टेसिस जरूर करता है, मतलब इसके अंदर एक होम्योस्टेसिस का फिनोमिना चलता रहता है। जैसे हमारा रूम है, अगर बहुत गर्म हो जाता है तो हम लोग कूलर या एसी चला लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, और हम प्रॉपर काम कर पाते हैं जो भी हमें काम करना होता है। अगर हम एसी ना चलाएं या कूलर ना चलाएं तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, गर्म रहेगा और हमें काम करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर पीएच पे काम कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे काम कर रहे होते हैं। अगर ये टेम्परेचर चेंज हो जाए तो बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ही हमारे अंदर बॉडी में होम्योस्टेसिस चल रहा होता है, जो हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है। टेम्परेचर के अलावा और भी चीज़ें जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट वगैरह मेंटेनेंस करता है। तो इट इज़ होम्योस्टेसिस को हम कहते हैं इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो होता है ये क्या है कि हमारा मेंटेनेंस करता है इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशंस को और एक सूटेबल बॉडी कंडीशंस बनाए रखता है। इसका एग्जांपल है थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो किडनी कर रही होती है, किडनी हमारे ब्लड से यूरिन वगैरह निकाल रही होती हैं, यानी यूरिया निकाल रही होती हैं यूरिन के फॉर्म में। तो ये जो होता है, क्योंकि यूरिया जो होता है हमारे बॉडी के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। तो ये किडनी जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती है, यूरिया को बाहर या जो एक्स्ट्रा मिनरल होते हैं तो उसको भी बाहर निकालने का काम करती है। इसी तरह से थर्मो रेगुलेशन भी हमारी बॉडी में चल रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा टेम्परेचर जो है एक डेफिनेट टेम्परेचर रहता है बॉडी का, इससे प्रॉपर जो हर ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स और बर्ड में थर्मो रेगुलेशन हमें अच्छे से देखने को मिलता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में जो है थर्मो रेगुलेशन नहीं देखने को मिलता है। इनके लिए क्या करते हैं, ये बाहर से एक्सटर्नल हीट वगैरह ले रहे होते हैं और उससे जो है अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि क्या होता है कि सर्दी में जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, विंटर टाइम में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पाती। जो रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड्स वगैरह हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये छुपेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये ठंडे पड़ने लगेंगे, इनके बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगेगा और इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये हिबरनेशन शो करते हैं, यानी ये छुप जाते हैं। एक तरह की ये अडाप्टेशन है, ये छुप जाते हैं अपने बिलों में जहाँ पे भी ये रहते हैं तो उसमें ये छुप जाते हैं, लिजर्ड्स वगैरह। इसी को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो ये जो है और लिविंग बींग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में तो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो हम लोग को टेम्परेचर रेगुलेशन जो है हमारा बॉडी खुद से अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर रही होती है। यानी थोड़ी बहुत अगर सर्दी पड़ेगी तो उसमें हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर सर्दी पड़ेगी तो हो सकता है हमें गर्म जो है कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाए और बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, वरना तो हम नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पोल्स पे होते हैं इग्लू वगैरह बना के, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे रह रहे होते हैं इग्लू वगैरह बना के। तो ह्यूमंस लगभग जो है हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होती है इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स शो करता है। इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। जैसे हम सपोज करते हैं हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं, जब कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो कोई गर्म बर्तन हो गया उसको हमने छुआ तो हमारा हाथ जो है हमें जलन सी महसूस होती है, हाथ जल जाता है और उसको अपने हाथ को हम वापस पीछे कर लेते हैं, यानी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमें एक स्टिमुलस मिलता है, वो फिज़िकल एक स्टिमुलस मिला हीट का। जब हमने टच किया बर्तन को तो एक हमें फिज़िकल स्टिमुलस मिलता है हीट का। तो इस वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है और अपना हाथ हम क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो इसी तरह के और भी स्टिमुलस होते हैं
फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं चीज़ों के लिए। जैसे कोई डस्ट वगैरह अगर हमारे जो है नोज़ में चली जाती है, सांस में चली जाए डस्ट वगैरह, नाक में चली जाए, तो उसको हम फिर छींक हमें आ जाती है, स्नीजिंग हो जाती है और हम वापस से वो चीज़ें डस्ट जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये स्नीजिंग या छींक आना जो है ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो है इसी शो करने को, पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स जब शो करते हैं तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। द बिहेवियर और एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो जो भी हम एक्शन शो कर रहे हैं, जब हमें कोई भी स्टिमुलस मिला तो उसके लिए जो हम एक्शन शो कर रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडिका अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। यानी जब हम एक छुई मुई का एक प्लांट होता है, लाजवंती भी इसको कहते हैं, तो जब हम इसको छूते हैं, छुई मुई को पौधे को या मिमोसा पुडिका को, टच मी नॉट प्लांट्स इसको बोलते हैं हम, टच मी नॉट प्लांट, जो जब इसको हम टच करते हैं तो इसकी लीव्स जो होती हैं वो फोल्ड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इससे ऐसा लगता है ये मुरझा गया है। तो ये एक तरह से ये भी प्लांट जो है वो भी रिस्पॉन्सिव, जो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, एक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कॉन्शियसनेस जो है हमें हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है। ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। हाँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है सिर्फ ह्यूमंस में होती है। कॉन्शियसनेस तो वैसे हमें हर लिविंग बीइंग में देखने को मिलेगी, प्लांट्स, एनिमल, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में देखने को, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी कॉन्शियसनेस। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है। यानी हमें सिर्फ इस तरह का ज्ञान होता है कि भाई हमें क्या पहनना ओढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से अपनी इनकम करनी है, अच्छे जो है मोरल तरीक़ों, एथिकल तरीक़ों से जो है अपनी इनकम करनी है। तो इस तरह की जो हमें मोरल वैल्यूज़ जो पता होती हैं, तो ये सब ह्यूमन बींग्स को ही एक तरह की सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सोचने समझने की क्षमता भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो होती है ह्यूमन्स के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अडाप्टेशन। Adaptation, useful inheritable changes in form, function and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment. अडाप्टेशन, जैसे हमने कैमल का एग्जांपल लिया था कि पर्टिकुलर अगर आपको किसी जगह पर रहना है तो वो एक फ़ीचर एक आपके अंदर ऐसा डेवलप हो जाएगा जो आपको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडजस्टेबल कर देगा या सूटेबल कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं, उस फीचर को हम बोलेंगे अडाप्टेशन। तो ये अडाप्टेशन जो होता है, जैसे हमें कैमल्स में देखने को मिलता है, उसके जो लेग्स होते हैं तो उसमें सैडल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिससे वो क्या कर सकता है कि वो जो है डिज़र्ट्स की सैंड में वॉक कर सकता है, वो वहाँ पे अच्छे से रन कर सकता है, रह सकता है। तो अगर हम लोग वहाँ पे चलेंगे, सैंड्स पे चलेंगे तो इतना हीट करती है सैंड कि उससे पैर में बर्निंग सेंसेशन फील होगा, यानी बर्न हो जाएगा हमारा पैर जो है। लेकिन डिज़र्ट पे कैमल जो है वो आसानी से वहाँ पे वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक तरह से कैमल के अंदर अडाप्टेशन देखने को मिल रही है, उसके जो सैडल के जैसे सैडल लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लेग्स में। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इट मीन्स टू अनरोल, अनफोल्ड और रिवील हिडन पोटेंशियल। इवोल्यूशन होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के जो कुछ उसके अंदर एक ऐसे फीचर्स थे जिसको वो रिवील कर देता है, एक बहुत लंबे टाइम में जब रिवील करता है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ये नहीं होगा, ये इवोल्यूशन जो होता है ये बहुत लंबे टाइम में होता है और एक पॉपुलेशन के अंदर होता है कि वो अपने फीचर्स को रिवील करती है। जैसे जिराफ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जिराफ जो है वो जैसे जैसे जो टाइम चेंज होता गया, पहले तो जिराफ छोटी, ऐसा माना जाता है कि पहले क्या थे लैमार्किज्म के अकॉर्डिंग कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे क्या है कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, गर्दन उनकी लंबी होती चली गई। ठीक है, लंबे लंबे पेड़ क्योंकि जो है घासें वगैरह ख़त्म होने लगी थी, घासें ज़्यादातर जानवर जो है शाकाहारी जानवर घास चढ़ जाते थे, तो घास जो है यानी ग्रासेस जो है वो ख़त्म हो जाती थी। तो इस मीडियम साइज़ के ट्रीज़ या लार्ज साइज़ के ट्रीज़ जो है सिर्फ यही बचे रह गए और ग्रासेस जो है बहुत मिनिमम हो गई। तो इसकी वजह से क्या किया जिराफ ने जो है उचक के, यानी कि अपने को थोड़ा सा अपनी हाइट को जो है लेग्स वगैरह को थोड़ा सा उचका के, यानी कि खुद को थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज़ करके उन्होंने किसी तरह पेड़ तक वो पहुंचते थे और लीव्स वगैरह को, ऊंचे पेड़ के लीव्स वगैरह को खाते थे। तो इस तरह से उनमें हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके लेग्स और उनके जो नेक है वो डेवलप होते गए, इवॉल्व होते गए और वो लंबे लंबे हो गए। आजकल के जो जिराफ है उनके आगे के पैर और लेग्स जो है हमें वो जो उसकी नेक है वो हमें लेग्स और नेक जो है तो लंबी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है रिपेयर। तो इवोल्यूशन भी लिविंग बीइंग के अंदर होता है।
नॉन लिविंग बीइंग के अंदर किसी तरह का एवोल्यूशन नहीं होता। अगर हम किसी चेयर को देखें तो हज़ारों लाखों साल बाद भी ऐसे ही रहेगी, इसमें किसी तरह का जो है डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसीजर होता है ये भी लिविंग बीइंग के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो लिविंग बीइंग में हमें रिपेयर और रीजनरेशन देखने को मिलती है, यानी कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसको अगर चोट वगैरह लग जाए या कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उसमें वो फिर से हील हो जाता है, वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ हमें कैपेसिटी जो है ये लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है। छिपकली में भी कभी कभी हम देखते हैं कि उसकी पूँछ वगैरह जैसे टूट जाती है तो उसकी पूँछ फिर से कुछ महीनों बाद वो वापस से निकल आती है और धीरे धीरे प्रॉपर लेंथ की हो जाती है। तो ये रीजनरेशन हमें छिपकलियों में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टार फिश में भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, हाइड्रा में भी मिलता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लिविंग बीइंग में हम आगे पढ़ेंगे, हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, रिपेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग जो होता है ये प्रोग्रेसिव डिक्लाइन या डिटोरेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जो उसका काम होता है अगर वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे उसका काम जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, उसकी जो है आउटपुट उतना नहीं उससे हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एजिंग। एजिंग स्टार्ट बिफोर बर्थ, और एजिंग जो हमारी ये बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो डेवलपमेंट के टाइम पे ही उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें साथ ही साथ क्या होता है, डिक्लिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, साथ ही साथ उसमें डिक्लिनेशन भी हो रहा होता है, उसके जो है स्ट्रक्चर कुछ लॉस्ट भी हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है प्रॉपर, लेकिन हमें जो सही तरीके से देखने को मिलती है वो एडल्सेंस जो एज होती है हमारी एडल्टहुड के बाद ही ये देखने को मिलता है कि किसी भी या हमें जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है कि जो एजिंग जो है वो किस तरह से होती है कि फंक्शंस वगैरह लॉस्ट होने लग जाते हैं। यानी एक जो पर्सन है तो वो उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता जैसे वो पहले करता है, उसकी हाइट भी कुछ डिक्रीज सी होने लगती है, यानी वो झुक के चलने लगता है और स्किन भी थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये उसमें चेंजमेंट देखने को मिलते हैं लिविंग बीइंग में। एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ इज़ अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। भाई जो चीज़ बनी है उसको कभी ना कभी मरना भी है, तो डेथ जो है कि अल्टीमेट टर्मिनेशन होता है। हालांकि अमीबा को हम इमॉर्टल बोलते हैं। अमीबा सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये इसमें हमें डेथ देखने को मिलती है। एक अमीबा 2 अमीबा बनाता है, 2 से 4 अमीबा बनेंगे, तो इस तरह से उनके रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे अमीबा बनते रहते हैं और वो एक तरह से सस्टेन करती रहती है उसकी लाइफ। लेकिन फिर भी कोई भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें हमें डेथ देखने को मिलती है। यानी जब वो एक लिविंग बीइंग है तो किसी कुछ ना कुछ टाइम बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। तो अलग अलग लिविंग बीइंग में अलग अलग टाइम पे डेथ होती है। एक कोई पेड़ जैसे होता है तो कई साल में वो फिर वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। या कोई जो ह्यूमन बीइंग है 60-70 साल जितनी भी उसकी एज होती है उसमें वो डेथ कर जाता है। कोई कैट है 12-15 साल जितनी भी उसकी लाइफ होती है उसमें वो डेथ कर जाती है। तो इस तरह से कुछ तो ऐसी भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे टॉर्टॉइस वगैरह, टर्टल्स होते हैं, इनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है, कई कई सैकड़ों साल तक ये ज़िंदा रह जाते हैं। तो ये है डेथ। डेथ जो होती है ये ओवर क्राउडिंग और रिसाइकलिंग, मटेरियल की रिसाइकलिंग को रोकती है। यानी डेथ से क्या होता है कि मटेरियल्स जो है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करते या बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाते हैं कहीं भी। अगर डेथ नहीं होगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह बढ़ जाएगी, तो नए नए लिविंग बीइंग्स जो है, नए ह्यूमंस जो है उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, आगे की जनरेशन का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जानवरों में अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ये जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होने से अदर लिविंग बीइंग्स पर भी असर पड़ने लगता है। तो ये ओवर क्राउडिंग को रोकता है डेथ जो है, साथ ही रिसाइकलिंग भी कर रहा होता है। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेथ होती है तो सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल में मिलने से क्या होता है कि वो उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे उसमें जो इसकी बॉडी डिटेरियोरेट कर रही होती है, टूट रही होती है, डिकम्पोजिशन उसका हो रहा होता है और वो सॉइल में मिल रही होती है। तो उसके जो भी जिस भी मॉलिक्यूल से उसकी बॉडी बनी थी किसी भी लिविंग बीइंग की, तो जब वो सॉइल में मिल जाता है तो प्रॉपर मिनरल्स वगैरह फिर से सॉइल में मिल जाते हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग होती रहती है मटीरियल की। नेक्स्ट इसी में डेथ जो है ये 2 तरह से मानी जाती है, क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो या किसी डॉक्टर्स जो है जब किसी की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर जो है जब चेकअप करता है कि भाई उस चीज़ को देखता है कि वो जो है प्रॉपर इंसान वो अभी लिव कर रहा है, यानी वो अभी ज़िंदा है या वो एक्सपायर हो गया है। इस चीज़ को देखने के लिए वो क्या करता है, हार्ट बीट उसकी चेक करता है, पल्स चेक करता है, ब्रीदिंग चेक करता है और प्यूपल्स उसके देखता है। तो हार्ट बीट देखता है कि हार्ट बीट चल रही है या बंद हो चुकी हैं,
पल्स देखता है कि पल्स चल रही है या बंद हो चुकी है, सांस देखता है, उसकी ब्रीथ चेक करता है, नाक के पास हाथ लगाता है, ये देखता है कि वो चीज़ चल रही है या बंद हो चुकी है, और उसके प्यूपल्स पे टॉर्च मारता है। आपने देखा होगा कि आँख वगैरह पे डॉक्टर टॉर्च मार के देखते हैं कि हाँ ये प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, प्यूपल्स डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से क्लिनिकल डेथ जो होती है, अगर हार्ट बीट भी नहीं काम कर रही है, स्टॉप हो चुकी है, पल्स भी स्टॉप हो चुकी है, ब्रीदिंग भी नहीं चल रही है, ब्रीदिंग भी स्टॉप हो चुकी है, प्यूपल्स भी डायलेट नहीं कर रहे हैं टॉर्च मारने पे, तो ये कह दिया जाता है कि हाँ उस पर्सन की डेथ हो गई है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ होती है ब्रेन फंक्शनिंग जब करना बंद कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। जैसे कोई पर्सन कोमा में चला जाता है तो उसके डेथ का टाइम हम कोमा के टाइम जो होता है वही उसका डेथ का टाइम नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या कि स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग हो जाती है, उसमें ब्रेन की फंक्शनिंग की स्टॉपेज हो जाती है, यानी ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। तो इस तरह से ये क्या है कि हमने पढ़ा ये डिफरेंट लाइफ जो थे, तो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि लिविंग बर्ड में ये जो पहला ये इंट्रोडक्शन पॉइंट था इसका लिविंग बीइंग चैप्टर का। इसमें हमने लाइफ के बारे में पढ़ा कि लाइफ क्या होती है, इसकी डिफिनेशन हमने देखी, और लाइफ में हमें किस तरह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ा, लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स को, यानी इसके बारे में हम देखें डेफिनेट शेप और साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, होम्योस्टेसिस किस तरह से हो रही है, कॉन्शियसनेस, अडाप्टेशन, एवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग और डेथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने इस चैप्टर में लिविंग वर्ड के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है, आज हम ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर के बारे में देख रहे हैं, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो हमें कमेंट करें, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है तो जल्दी हम लाएंगे अपने इसी चैनल पे। तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। अपने चैनल पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के भी और सब्जेक्ट के भी इसके लेक्चर्स प्रॉपर लाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, और अपनी ये जो नीट की जर्नी है तो इसको अच्छे से पूरा कीजिए। थैंक यू।